अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैव पोटेंशियल टू एनहांस efficiency and reduce corruption. Critically examine their implementation in India with example. भारत में कार्यकुशलता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में ई गवर्नेंस की जो पहले की गई हैं वे बहुत अधिक क्षमता रखती हैं और इन तमाम पहलों का उदाहरण सहित क्रियान्वयन जो है इनके क्रियान्वयन को आप उदाहरण सहित एग्जामिन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको बता देना चाहिए कि क्या होता है ई गवर्नेंस, और फिर उसके बाद उसकी इनिशिएटिव्स, फिर किस तरह से ये एनहांस करेगा इसको। अब इस उत्तर को ना ऐसा सजा के मैं भी आपको बताने वाला हूं जैसे कि सारे ही है, बड़ा ही लॉजिकली आप आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो क्रिटिकल एग्जामिन में क्या होगा कि भैया क्रियान्वयन में अगर प्रभावकारी नहीं है तो समस्या क्या है। अब सबसे पहली लाइन ही हाँ, अब देखिए इसमें क्या करना है, ई गवर्नेंस क्या है ये बताना है, फिर कैसे कार्यकुशलता बढ़ेगी, कैसे करप्शन घटेगा, और पहलों का, इनिशिएटिव्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो पहलों का नाम भी देना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स का नाम भी देना पड़ेगा और वहीं पर तुरंत उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जितनी भी पहले हैं वास्तव में सब चल बहुत अच्छी रही है, आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखा तो है यहाँ पर, चल बहुत अच्छी रही है। खाली समस्या जो है वह नेटवर्किंग की है, डिजिटल एजुकेशन की है, जिसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। यही सारी समस्याएं हैं, ज्यादा समस्या नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो ई गवर्नेंस सिंपली रेफर्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस दैट इज with the use of ICT, governance with the use of ICT। कोई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई गवर्नेंस रेफर्स द गवर्नेंस विद द यूज ऑफ ICT। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा किए जाने वाले गवर्नेंस से है। अब ई गवर्नेंस को जोड़ना है कि कैसे ये कार्यकुशलता बढ़ाएगा और कैसे करप्शन को कम करेगा। तो कहेंगे कि ई गवर्नेंस, आगे बढ़ जाएंगे, ई गवर्नेंस मेक्स द गवर्नमेंट स्मार्ट, और इंग्लिश हिंदी चाहे जो हो यही लिखेंगे स्मार्ट, क्योंकि इसका मीनिंग बताना, इसका मतलब बताना है। ठीक है, स्मार्ट। ई गवर्नेंस गवर्नेंस को स्मार्ट बना देता है, मेरी तरह बना देता है। इसका तात्पर्य है एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। अर्थात ई गवर्नेंस के द्वारा सरल गवर्नेंस, सरल यानी कि गवर्नेंस की जितनी भी प्रक्रिया है वह सरल हो जाती है, नैतिकता आती है, मोरल होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव यानी अनुक्रियाशील हो जाता है, और पारदर्शी। यानी कि ई गवर्नेंस से आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग एस को स्मॉल भी लिखते हैं कि सरकार का आकार छोटा हो जाता है, वो तो है ही है, सॉरी गवर्नेंस में आकार, लेकिन ये एस को यहाँ सिंपल ही लिखना है आपको, स्मॉल नहीं। वो वहां प्रयुक्त होता है जहां ई गवर्नेंस का सरकार के आकार से लेना देना हो, यानी कि लोक सेवकों की संख्या से लेना देना हो, वहां पर आप इसको स्मॉल लिखेंगे, यहाँ इसको सिंपल लिखेंगे। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा सा हो गया कि अच्छा ये चीजें होती हैं। अब देखिए, आप ऐसे ही स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब जवाबदेहिता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है, तो कार्यकुशलता अनिवार्य है बढ़ेगी। लेकिन चूंकि प्रश्न में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, तो थोड़ा ऐतिहासिक रूप से आप लिखते हुए बढ़ जाइएगा, मजा आ जाएगा। तो कह देंगे कि ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव सबसे पहले बार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1977 में शुरू हुआ। बस शुरू हुआ, कुछ खास काम नहीं हुआ। 1987 में इसमें बेहतर, या यूं कहें कि थोड़ा सकारात्मक और बेहतर प्रयास किया गया और इसका नाम बदलकर NIC नेट कर दिया गया। ठीक है,
और फिर उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बना, और अब जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 चल रहा है, जिसे हम लोग ई क्रांति के नाम से जानते हैं। ई क्रांति के द्वारा क्या करना है, तो भारत सरकार के जो लक्ष्य है, अब यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि ई क्रांति पूछा नहीं है, पर आपको दिमाग में रखना है कि जो लक्ष्य है किस तरह से डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस करना है। मेन वही बात है, डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस। फिर नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की जो है जानकारियां रहती, इंफॉर्मेशन रहती हैं। फिर अब इनिशिएटिव्स में ई प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट्स में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है ना, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक, और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। सरकार की जो खरीद है, जो कुछ भी खरीदते हैं, जेम पोर्टल का आपने नाम भी सुना होगा। तो ई प्रोक्योरमेंट से क्या हुआ, भ्रष्टाचार लगभग नगण्य हो गया या शून्य हो गया, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। इसी तरह से जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, और इसके लिए सीएससी पहले था, अब क्या कर दिया, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसका मतलब पहले जो था वो कम प्रभावकारी था, इसीलिए ये सारी चीजें बढ़ाई जा रही हैं 2.0 के नाम से। फिर आधार, आप जान रहे हैं पूरा भारत वर्ष जो है एक तरह से सबका डाटा हो चुका इकट्ठा, जीएसटीएन ये भी एक है। फिर अब बहुत सारी सेवाएं मोबाइल ऐप के थ्रू उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह से ई टेंडरिंग हो गया, ज्यादातर सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और सभी सरकारों में। तो जो टेंडर की पहले जो है वो होती थी, बेईमानी होती थी, वो भी खत्म हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने MCA 21 के नाम से कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और अनेक तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इससे भी समय बच रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, इकोनॉमी आ रही है, मतलब मितव्ययिता बढ़ रही है, और प्रभावकारिता भी बढ़ रही है। फिर लैंड रिकॉर्ड्स ज्यादातर सभी राज्यों में ई हो गए हैं, ई रिकॉर्ड्स हो गए हैं। सेवोत्तम, ये भी आप जानते हैं, सेवाओं की उपलब्धता के लिए एक बेहतर योजना है। लेकिन इन सब के तमाम जो, सीधी सी बात है, इन सभी योजनाओं का जो इवैल्यूएशन करना है, अंतिम चरण में आ गए आप अपने प्रश्न के उत्तर में, तो किसी एक को नहीं कह करके आपको सीधे कहना है कि सभी के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक या निम्नलिखित समस्याएं, क्योंकि सबके समक्ष वही समस्या है, चाहे ई क्रांति हो, चाहे सेवोत्तम हो, चाहे कोई मोबाइल ऐप पे सर्विसेज लेनी हो। यदि हमको मोबाइल ये एडवांस वाला एंड्रॉयड या जो iOS है उसको चलाना ही नहीं आता है, तो हम कैसे मोबाइल ऐप से सेवाएं ले पाएंगे। यदि हमारे पास एजुकेशन की कमी है तो हम कैसे सेवाएं ले पाएंगे, है ना। तो डिजिटल डिवाइड एंड एजुकेशन, इसमें दोनों चीज जोड़ दें। एजुकेशन, अब बहुत सी सेवाएं हैं जो रीजनल लैंग्वेज में अभी भी नहीं मिल पाती हैं, क्षेत्रीय भाषा में नहीं मिलती हैं। भारत सरकार की ज्यादातर चीजें हिंदी और इंग्लिश में है, तो जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आ रही है, केवल क्षेत्रीय भाषा आती है, उसके लिए समस्या है, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स, जो हमारा लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, सारे जो कर्मचारी हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। फिर जो अब और जो चैलेंजेस हैं, जैसे हम आप तो बड़े एडवांस हो गए, सारा कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। डाटा प्राइवेसी तो है ही नहीं, अब एकदम नहीं है, ऊपर से साइबर खतरा। अब डाटा प्राइवेसी का हाल देखिए, अभी कल परसों की घटना है, कल रात में या कल सुबह में कोई मेरे फेसबुक अकाउंट का एक कॉपी करके फेसबुक बना दिया और सबको मैसेज भेज भेज के कह रहा है, हाय सर कैसे हैं, 2000 भेज दीजिए अगर आप गूगल ऐप चलाते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। साइबर खतरा, साइबर थ्रेट बहुत बड़ा हुआ है, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इनको टैकल करने के लिए प्रयासरत नहीं है, इनको अच्छे से प्रभावकारी तरीके से, कार्यकुशल तरीके से टैकल करने के प्रयास में लगी हुई है। यह भी बताना है, दर्पण जो है क्या है, तो एक ऐसा टूल है
जो मॉनिटरिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्रगति, जिसका फुल फॉर्म ही होता है टू एंश्योर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो प्रगति कार्यक्रम भी क्या कर रहा है, इसको बेहतर जो है टैकल करने की, समस्याएं जो जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने की, उनको दूर करने के लिए में यह भी जो है सहायता कर रहा है। और CSC 2.0 भी, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 भी शुरू किया गया है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन की ओर ले जाएंगे। क्रिटिकल एग्जामिन